हेलो एवरीवन। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, हम ऑलरेडी 3 टॉपिक कर चुके हैं इससे पहले, आज ये लास्ट टॉपिक होगा। सो टुडेज टॉपिक इज सिक्योरिटी फोर्सेस एंड उनके एजेंसीज और उनका मैंडेट। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पास बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को, इंश्योर करते हैं पब्लिक सेफ्टी को, कॉम्बैट करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्राइम को। यहाँ पे कुछ मेजॉरिटी आपको जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दिए हुए हैं, उनके मैंडेट्स दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, जो यूपी पुलिस है वो प्राइमरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है स्टेट में। इसका जो मैंडेट है उसमें आता है मेंटेन करना पब्लिक ऑर्डर को, प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना क्राइम को, एनफोर्स करना लॉ को। और पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइज करी गई है बहुत सारे यूनिट्स में। इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस आती है, स्पेशल क्राइम ब्रांच आता है, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी आती है। ठीक है, पीएसी फोर्सेस जिनको हम कहते हैं। देन नेक्स्ट है आपका पीएसी, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी। पीएसी जो होता है एक स्पेशल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है उत्तर प्रदेश में। इसका प्राइमरी रोल है असिस्ट करना डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मेंटेन करने में लॉ एंड ऑर्डर को ड्यूरिंग इमरजेंसीज, राइट्स और अदर सिचुएशंस जो रिक्वायर करता है एडिशनल मैन पावर को एंड स्पेशलाइज ट्रेनिंग। वही ना, कोई दंगा फसाद हो गया, कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई जहां पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस को असिस्टेंस चाहिए तो पीएसी जो है उनकी हेल्प करेगा। फिर आता है स्पेशल टास्क फोर्स। ठीक है, एसटीएफ। ये जो स्पेशल टास्क फोर्स है ना, ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है उत्तर प्रदेश के अंदर, मतलब यूपी पुलिस के अंदर ही आती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है डील करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, टेररिज्म से एंड अदर हाई प्रोफाइल क्रिमिनल एक्टिविटीज से। इसका फोकस जो होता है इंटेलिजेंस गैदरिंग पे होता है, कोवर्ट ऑपरेशंस को कंडक्ट करना, इंडिविजुअल्स को अरेस्ट करना जो सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व है। अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई एसटीएफ का रोल क्या है यूपी में, वो लिखो। सबके पास कितने पॉइंटर्स अवेलेबल हैं? सबसे पहला क्या लिखोगे आप? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से डील करना। ठीक है, एसटीएफ उसका रोल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सेकंड क्या लिखोगे? टेररिज्म। थर्ड क्या लिखोगे? हाई प्रोफाइल क्रिमिनल एक्टिविटीज। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मैं पूरा यूज नहीं कर सकती यहाँ पे। और इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, देन कोवर्ट ऑपरेशंस करना, उसके अलावा अरेस्टिंग इंडिविजुअल्स इन सीरियस क्राइम्स। ठीक है, अरेस्ट करना इंडिविजुअल्स को सीरियस क्राइम वाले। 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स तो आपके पास यही हो गए। ठीक है, देन एटीएस पे आता है। सेम चीज आपको एटीएस के लिए भी पूछ सकता है कि भाई जो आपका एंटी टेररिज्म स्क्वाड होता है वो क्या करता है, तो आपको स्क्वाड का फंक्शन पता होना चाहिए। ये स्पेशलाइज्ड यूनिट है, ये एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए डेडिकेटेड है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि भाई टेररिज्म को रोकेगा। ये क्लोजली ना इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ में काम करता है, तो ये लिखोगे क्लोजली वर्क करेगा इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ में या अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ में। तीसरा पॉइंट लिख दोगे, इसको अलग से लिखना तो आपका पॉइंट बढ़ जाएगा कि भाई गैदर करेगा इन्फॉर्मेशन को, इन्वेस्टिगेट और एप्रीहेंड करेगा इंडिविजुअल्स को जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो 4 पॉइंट्स हमारे ऐसे निकल जाएंगे। देन क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीबीसीआईडी है। ये इन्वेस्टिगेट करता है कॉम्प्लेक्स और सीरियस क्राइम्स को, जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग, चीटिंग एंड साइबर क्राइम। इसमें स्पेशलाइज यूनिट्स होते हैं जो हैंडल करते हैं डिफरेंट क्राइम्स को, कंडक्ट करते हैं डिटेल इन्वेस्टिगेशंस को, कलेक्ट करने के लिए एविडेंस को, इंश्योर करने के लिए जस्टिस हो फॉर द राइट पर्सन। ठीक है, तो देखो इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट, एविडेंस, इंटेलिजेंस, ये सब भी आप हर जगह लिख सकते हो। यूनिवर्सल पॉइंट ढूंढ लो नोट मेकिंग में तो काम आसान हो जाएगा। फिर आते हैं ट्रैफिक पुलिस पे। ये रेगुलेट और मैनेज करेंगे ट्रैफिक फ्लो को, इंश्योर करेंगे रोड सेफ्टी को, एनफोर्स करेंगे ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ये हैंडल करेंगे इश्यूज जैसे कि ट्रैफिक के वायलेशंस, एक्सीडेंट्स एंड क्राउड मैनेजमेंट। ठीक है, फिर स्पेशल ब्रांच पे आते हैं। ये इंटेलिजेंस गैदरिंग यूनिट होता है विद इन द पुलिस फोर्स। ये कलेक्ट और एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन पोटेंशियल थ्रेट्स के बारे में, क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में एंड पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में। तो 3 पॉइंट्स हो गए। पोटेंशियल थ्रेट्स की इंफॉर्मेशन लेगा, देन क्रिमिनल एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन लेगा और पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स की। द स्पेशल ब्रांच वर्क्स क्लोजली with other intelligence agencies and shares information to prevent and address security threats। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्पेशल ब्रांच है ना, ये क्लोजली काम करता है अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ में और इंफॉर्मेशन शेयर करता है प्रिवेंट और एड्रेस करने के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स को। देन स्टेट का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एसआईडी, ये रिस्पॉन्सिबल है गैदर करने के लिए इंटेलिजेंस को वेरियस इश्यूज पे। ठीक है, एसआईडी का काम होता है बहुत सारा इंटेलिजेंस जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करेगा दैट कुड अफेक्ट द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, जिस चीज का
सिक्योरिटी पे और स्टेबिलिटी पे अफेक्ट हो रहा है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेगा। ये इंफॉर्मेशन गैदर करने पे फोकस करता है अबाउट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म एंड अदर थ्रेट्स टू पब्लिक सेफ्टी। ठीक है, यहाँ पे आपने अभी ये सारे में एक बार आपको बताती हूँ कौन कौन से आपने पढ़ लिए। आपने उत्तर प्रदेश पुलिस देखा, पीएसी देखा, देन आपने एसटीएफ देखा, एंटी टेररिज्म स्क्वाड देखा, देन सीबीसीआईडी देखा, देन आपके पास ट्रैफिक पुलिस है और स्पेशल ब्रांच है। ठीक है, 7 चीजें हैं। 8वां भी है स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो 8 है। आपको जब क्वेश्चन आएगा किसी एक पे लिखने के लिए पूछेगा या सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पूछेगा, अगर सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पूछे तो आप इनमें से कम 5 और उनके 3-3 पॉइंट्स तो लिख ही दीजिए। अगर स्पेशली किसी एक पे पूछता है, यूपी पुलिस पे, एसटीएफ पे या एटीएस पे या स्पेशल ब्रांच पे, तो इनके मेजर 3-4 पॉइंट लिख के एग्जाम्पल्स लिख दीजिएगा और अच्छे से कंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे बोला गया है कुछ सम ऑफ द लीडिंग सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं एंड एजेंसीज है यूपी की, उनका जनरल मैंडेट है। मतलब ये जो हमने पढ़ी है कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस थी, हर एजेंसी का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी इन द स्टेट। ठीक है, हर एजेंसी का क्या है, फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्या है, मेंटेन कर रहे हैं हम लॉ एंड ऑर्डर को, इसमें पब्लिक सेफ्टी जो है स्टेट में उसको इंश्योर कर रहे हैं। देन 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पे आते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे सेंट्रल जो आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनके बारे में दिया है। एक है आसाम राइफल्स, एक है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, देन सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, एसएसबी। अब वैसे तो आपसे ना सेंट्रल वाला क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इट विल बी आस्क्ड इन जीएस 3 या फिर जीएस 2। ठीक है, जीएस 3 में पूछेगा, अगर जीएस 2 में पूछेगा तो मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स को कैसे सिक्योर करना उसमें पूछ सकता है। यहाँ पे आपसे जीएस 5 में तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कहीं पे कोट करना, ऐसा कुछ है जो रेलिवेंट एग्जाम्पल आप यहाँ से लिख पा रहे हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, आपने मैंडेट पढ़ लिया, फोर्सेस पढ़ ली। अब इनका ना कुछ चैलेंज है, सिक्योरिटी चैलेंज है, और उनका मैनेजमेंट कैसे होता है बॉर्डर एरियाज में, लिंकेज क्या है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का टेररिज्म के साथ में। ठीक है, पहले हम चैलेंज पढ़ेंगे बॉर्डर एरियाज में और उनका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है 8 स्टेट के साथ में। ठीक है, कौन कौन से 8 स्टेट है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये आपको प्रीलिम्स के लिए भी पता होना चाहिए, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, ये 8 स्टेट हैं जिनके साथ इसका बॉर्डर लगता है। एंड स्टेट की बाउंड्री कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से भी लगती है, इंक्लूडिंग 1 इंटरनेशनल बॉर्डर जो नेपाल के साथ में है। स्टेट का इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ 580 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इतना लंबा बॉर्डर है तो इसमें सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। जो स्टेट की बाउंड्री है ना विद इट्स नेबर्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड कवर करता है ऑलमोस्ट ऑल जोग्राफिकल एरियाज को। जो रेंज है इसमें, वो रेंजेस जो है यहाँ पे रेंज करती है फ्रॉम डेजर्ट्स टू मार्शेस, द हिमालयाज टू प्लेटूज एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड डेसिडिस टू ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो इस तरीके की सारी वैरायटी लैंडफॉर्म्स की हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। देन आगे देखिए आपके पास बॉर्डर एरियाज में जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो क्या है। जो बॉर्डर एरिया है ना उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जिसमें ना आपको कंसर्टेड एफर्ट्स की जरूरत है एड्रेस करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। ये जो चैलेंजेस हैं अराइज करते हैं ड्यू टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, ये सारे जो बॉर्डर एरियाज है ना, यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस रहेगा तो आपको इनको एड्रेस करना है बहुत अच्छे से। आपको ये सारे चैलेंजेस क्यों हो रहे हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट लोगों की होती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होता है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे हमने राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म में पढ़ा था, सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वो कैसे एक्सट्रीमिज्म को राइज देती हैं। यहाँ पे कुछ मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस दिए हुए हैं बॉर्डर एरियाज ऑफ यूपी में। पहला है इनफिल्ट्रेशन एंड इलीगल माइग्रेशन। यूपी में जो हमारे बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे यूपी का जो बॉर्डर है उसमें स्पेशली जो बॉर्डर नेपाल और बिहार का है, ठीक है, ये रीजन को ना वल्नरेबल कर देता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए एंड इलीगल माइग्रेशन के लिए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट पोज करता है ये, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स की एंट्री एक तरीके से इनेबल करता है। जो भी लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, इवन टेररिस्ट नेटवर्क में इन्वॉल्व है, वो यहाँ से इजिली एंटर कर सकते हैं। टू मीट दिस चैलेंज, स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर कंट्रोल मेजर्स, इंक्रीजिंग सर्विलांस एंड शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस इज क्रिटिकल। अगर आपको इसमें मेजर्स लिखने होंगे कि सोल्यूशन क्या है, तो आप ये वाले पॉइंटर्स लिख लो अभी से ही कि बॉर्डर कंट्रोल मेजर्स को स्ट्रेंथन करना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट।
सर्विलांस बढ़ाना जरूरी है, सेकंड पॉइंट। शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस जरूरी है, थर्ड पॉइंट, ठीक है। देन इंटरनेशनल क्राइम, जो बॉर्डर एरियाज है ना यूपी के, वो ट्रांजिट रूट का काम करते हैं बहुत सारे इंटरनेशनल क्राइम्स के लिए, इंक्लूडिंग ड्रग स्मगलिंग, आर्म्स स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क जो होता है वो एडवांटेज लेता है इस चीज का, ठीक है, कि यहाँ पे पोरोसिटी है बॉर्डर्स की, और इंगेज करता है इलीगल एक्टिविटीज में। इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेशन, अभी इसका सोल्यूशन है फर्स्ट, ठीक है। इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेशन करो, इंटेलिजेंस शेयरिंग करो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करो, ये असेंशियल है ट्रांसनेशनल जो क्राइम है उसको कम्बैट करने के लिए इन एरियाज में। देखो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम के साथ में सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो अगर इंडिविजुअली आएगा तो आप इंडिविजुअल तरीके से सोल्यूशन लिख देना। आप अगर पूरा आंसर एक साथ स्ट्रक्चर कर रहे हैं, लास्ट में सोल्यूशन लिख रहे हैं, तो आप वहां लिख देना। फिर आता है इंसर्जेंसी एंड नक्सलिज्म। कुछ पार्ट्स होते हैं बॉर्डर एरियाज ऑफ यूपी के, स्पेशली वो जो एडजॉइन करते हैं बिहार और झारखंड को, वहां पे नक्सलाइट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, एंड इंसर्जेंट मूवमेंट्स होते हैं काफी सारे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये इंडल्ज करते हैं वायलेंस में, साबुटैज में, इंटिमिडेशन में, और पॉइज करते हैं थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया। एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस रिक्वायर करता है, अब यहाँ पे आपको फिर से इसका सोल्यूशन पार्ट दिया हुआ है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर इंसर्जेंसी की स्ट्रैटेजीज यूज करो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया काउंटर स्ट्रैटेजीज यूज करना। इसमें टारगेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम आ सकता है, ठीक है, ये आप सेकंड पॉइंट में भी लिख सकते हो। इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस करिए, आपको कहीं से इंटेलिजेंस मिल गया कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है तो ऑपरेशंस करिए। कम्युनिटी को मोबिलाइज करिए, क्योंकि कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। जो भी, चाहे इंसर्जेंसी हो चाहे टेररिज्म हो, सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यही होंगे। अगर इनको रेडी कर दिया, अलर्ट कर दिया, ट्रेनिंग दे दी है, या फिर इनको एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिखा दिया है, तो इनका जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है ना वो बहुत हेल्प करेगा उनको जल्द से जल्द जो है रीच आउट करने में। देन इंटर कम्युनल टेंशंस। उत्तर प्रदेश ना एक बॉर्डर शेयर करता है बहुत सारे स्टेट्स के साथ में विद डाइवर्स सोशल रिलीजियस डेमोग्राफी। इन सम इंस्टांसेस इंटर कम्युनल टेंशंस जो पॉलिटिकल, रिलीजियस या सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और सेक्टेरियन वायलेंस करते हैं बॉर्डर एरियाज में। ensuring effective law enforcement and promoting inter-religious dialogue and communal harmony through community engagement, ये की है एड्रेस करने के लिए इन चैलेंजेस को, ठीक है। यहाँ पे आपके सॉल्यूशंस वाले पॉइंटर्स याद रखना, वही सेम, इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट फर्स्ट पॉइंट, इंटर रिलीजियस डायलॉग सेकंड पॉइंट, कम्युनल हार्मनी थर्ड पॉइंट, और कम्युनिटी एंगेजमेंट लिख देना फोर्थ पॉइंट में, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आइए, अब लास्ट पॉइंट है इसका आई गेस। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो बॉर्डर एरियाज होते हैं ना उत्तर प्रदेश के, उसने बहुत ज्यादा सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखी हैं। इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज है, ये जो कंडीशंस हैं ये ग्राउंड क्रिएट कर देती हैं डिसेंट, मार्जिनलाइजेशन और रिक्रूटमेंट फॉर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज के लिए या क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। वही ना हमने पढ़ा था कि भाई क्योंकि बहुत डिस्पैरिटी है सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में, इसी रीजन की वजह से वो क्या है, प्रोन हो गए, वालनरेबल हो गए रिक्रूटमेंट के लिए आइडियोलॉजीज में, एक्सट्रीमिस्ट के आइडियोलॉजीज में, ठीक है। यूथ को बहुत इजीली रेडिकलाइज किया जा रहा है। फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, अगर आप इंक्लूसिव ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है, फर्स्ट सोल्यूशन। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड, प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन थर्ड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फोर्थ, ठीक है। आप ये सारे सोल्यूशन लिखो, ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए, एजुकेशन बेटर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एंड इसके बाद भी एक पॉइंट है एड्रेसिंग सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि पॉलिसीज जो हैं वो ऐसी बनाओ जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को खत्म करें। ये की है प्रमोट करने के लिए स्टेबिलिटी और मिटिगेट करने के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस को इस रीजन में। एड्रेसिंग द सिक्योरिटी चैलेंजेस बॉर्डर एरियाज में उत्तर प्रदेश में रिक्वायर करता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो कंबाइन करता है लॉ एनफोर्समेंट मेजर्स को, इंटेलिजेंस गैदरिंग को, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को। कॉपरेशन सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज के बीच में जब होती है एंड नेबरिंग स्टेट्स में होती है, कंट्रीज में, ये इंपॉर्टेंट होती है इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए इन चैलेंजेस को एंड इंश्योर करने के लिए सेफ्टी एंड वेलबींग बॉर्डर एरियाज का, ठीक है। अब हम चलते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के ना एफर्ट उत्तर प्रदेश में क्या करे गए हैं, ठीक है। पहला है गवर्नमेंट ऑफ यूपी इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले चुकी है सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए स्टेट के बॉर्डर में, स्टेट के बॉर्डर एरियाज में। ये जो मेजर्स हैं एम करते हैं एनहांस करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी को, कम्बैट करने के लिए ट्रांसनेशनल क्राइम को, एड्रेस करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज को एंड प्रमोट करने के लिए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारे एफर्ट्स जो हैं वो
ये सब चीजें करेंगे। आप लिख सकते हो मेजर्स से क्या होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी एनहांस होगी, कॉम्बैट करेगा ट्रांसनेशनल क्राइम्स को, एड्रेस करेगा एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, प्रमोट करेगा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट नोट्स बनाते टाइम पॉइंट्स में लिख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट इज हम कैसे स्ट्रेंथन करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी को। गवर्नमेंट जो है उसने फोकस करा है एनहांस करने पे बॉर्डर सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर आउटपोस्ट। ठीक है, पहली चीज ना बॉर्डर के आउटपोस्ट बनाए गए हैं, जैसे चेक पोस्ट होता है ना, ऐसी आउटपोस्ट होता है। डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल सिक्योरिटी पर्सोनल, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पर्सोनल आपने बढ़ाया है। इंस्टॉलेशन करा गया है सर्विलेंस सिस्टम का, ठीक है, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। थर्ड पॉइंट, थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस। ठीक है, फोर्थ, रडार सिस्टम्स। 5, तो ये पॉइंटर्स आप यहाँ से पिक कर लीजिए। ये जो मेजर्स हैं एम करते हैं इंप्रूव करने में सर्विलांस को, मॉनिटरिंग को, बॉर्डर एरियाज की, प्रिवेंट करेंगे इन्फिल्ट्रेशन को, टाइमली रिस्पॉन्ड करेंगे किसी भी सिक्योरिटी के थ्रेट को। देन आते हैं हम बेटर इंटेलिजेंस शेयरिंग पे। यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड शेयरिंग एक वाइटल रोल प्ले करता है सिक्योरिटी चैलेंजेस को टैकल करने में। गवर्नमेंट अकॉर्ड करता है प्रायोरिटी टू स्ट्रेंथनिंग इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को काफी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म्स अमंग वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज स्टेट और सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, अगर इनके बीच में शेयरिंग अच्छे से होगा इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के बीच में, तो ये इनेबल करेगा, एक तो कोऑर्डिनेशन ठीक होगी, प्रोएक्टिव एक्शन ट्रांसनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क के खिलाफ में लिया जाएगा, इंसर्जेंट ग्रुप्स एंड पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स के खिलाफ में। बेटर लॉ एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ना स्ट्रेस कर रहा है कि आप इंपॉर्टेंस जो है इस पे ध्यान दो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के अमंग वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे, इंक्लूडिंग पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। ठीक है, इन सब का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ये आपस में कोऑर्डिनेट करें, इंफॉर्मेशन को शेयर करें। रेगुलर जॉइंट ऑपरेशंस जो होते हैं, इंटेलिजेंस लेड इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, रिसोर्स शेयरिंग करा जाता है एंड एक्सपर्टीज जो है ये हेल्प करेगा कॉम्बैट करने में ऑर्गेनाइज क्राइम को, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज को एंड इंटर कम्युनल टेंशंस को बॉर्डर एरियाज में। फाइन, देन नेक्स्ट अप वी हैव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में क्या है, जो सोशो इकोनॉमिक, जस्ट अ सेकेंड, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं एड्रेस करने के लिए रूट कॉज सिक्योरिटी चैलेंजेस का। बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सोशो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं वही जरूरी है जिससे कि रूट कॉज एड्रेस हो सिक्योरिटी के चैलेंज का। गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करा है टारगेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, अपलिफ्ट करने के लिए बॉर्डर एरियाज को, इंप्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रोवाइड करने के लिए बेटर एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज एंड जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। तो आप ये सब ध्यान रखना क्या क्या करा है उन्होंने, प्रोग्राम्स बनाए हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, एजुकेशन किया है, थर्ड फोर्थ हेल्थ केयर पे ध्यान दिया है, एसेंशियल सर्विसेज फिफ्थ, ठीक है, और सिक्स्थ एम्प्लॉयमेंट। ये जो एफर्ट्स है रिमूव करेंगे सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को, मार्जिनलाइजेशन को रिड्यूस करेंगे, एनवायरमेंट बनाएंगे स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस का। देखो बेसिकली रूट कॉज तो ना हर जगह यही चलेगा, पॉवर्टी है, एजुकेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेसिक सर्विसेज पूरी नहीं हो रही है, तो आपका यूनिवर्सल पॉइंट्स यही चलेंगे। फिर देखिए आप कम्युनिटी एंगेजमेंट और पुलिसिंग कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन लोकल कम्युनिटीज में असेंशियल है इफेक्टिव सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए। जो गवर्नमेंट है उसने एनकरेज किया है आपके कम्युनिटी मैनेजमेंट को थ्रू कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स, awareness programs and grievance redressal mechanism by involving the local population security efforts में and addressing उनके concerns को। गवर्नमेंट एम करता है प्रमोट करने की सेंस ऑफ ओनरशिप को, कोऑपरेशन को एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करने में, लॉ एंड ऑर्डर को इन द बॉर्डर एरियाज, ठीक है। जब कम्युनिटी एंगेजमेंट और कम्युनिटी पुलिसिंग होता है ना, तो उससे क्या होगा, आपका एक सेंस ऑफ ओनरशिप आएगा, कोऑपरेशन, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा और आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे। फिर हम आते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे। रिकॉग्नाइज करना कि इंटरनेशनल नेचर ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस है, यहाँ पे गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे और कोऑर्डिनेशन पे। ये इंक्लूड करता है कि आप इंटेलिजेंस को शेयर करो, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करो नेबरिंग स्टेट्स के साथ में एंड कंट्रीज के साथ में, कंडक्ट करो जॉइंट ऑपरेशंस को एंड पार्टिसिपेट करो रीजनल और इंटरनेशनल फोरम्स में ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन। कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है वो रखो हेल्प करने के लिए, कॉम्बैट ट्रांसनेशनल क्राइम को एड्रेस करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर चैलेंज को एंड प्रमोट करने के लिए रीजनल सिक्योरिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे
ये सारा इंटरनेशनल लेवल पे आप लिख दोगे। फिर है कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम नोट करें स्पेसिफिक स्टेप्स जो हैं लिए गए हैं सरकार के द्वारा, और वो वेरी करता है, ठीक है। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट में वेरी डिपेंडिंग ऑन के इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिनेरियो कैसा है। जरूरी नहीं है ना कि हर टाइम जो थ्रेट है वो सेम ही रहेगा। जैसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी का जो थ्रेट था ना वो सबसे ज्यादा था, अब ये चीज किस में कन्वर्ट हो गई है, एक तरीके से साइबर थ्रेट में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। कि वही चीजें ऑनलाइन हो रही है, या बायोलॉजिकल वेपन, एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन बायोलॉजिकल वेपन में कन्वर्ट हो गई हैं। देन ये इवॉल्विंग सिक्योरिटी के सिनेरियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ चैलेंजेस जो डिफरेंट बॉर्डर एरियाज ऑफ यूपी में है, कंटिन्यूस असेसमेंट एडेप्टेशन सस्टेन एफर्ट्स ये नेसेसरी है इफेक्टिवली मीट करने के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस को इंश्योर करने के लिए सेफ्टी एंड वेलबींग बॉर्डर एरियाज का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और उसके चैलेंजेस, ठीक है। देखो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है बेसिकली, मान लो हम सब किसी ना अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते ही हैं कि कोई अंडरवर्ल्ड है, डॉन है, कुछ है। तो ये सब क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कराते हैं, ठीक है। किसी का असैसिनेशन करा देना, कहीं पे टेररिज्म को स्पॉन्सर करना, या कोई ब्लैक मनी है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह करना, ये सब जब ऑर्गेनाइज करके किया जाता है ना, मतलब इसके पीछे कोई एक एजेंट है जो जो चीज कर रहा है, कोई पर्सन इन्वॉल्व है, कोई ग्रुप इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, तो उसको ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। इसके चैलेंजेस क्या है वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म, यहाँ पे यूनिफॉर्मली कोई एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है ऑर्गेनाइज क्राइम की, मतलब किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूशन ने आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दिया कि ये ही ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफन चेंज करते हैं बाय कंट्री एंड एनवायरमेंट। मान लो हमारे यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज क्राइम किसी और चीज को मानेंगे, क्या पता कोई और कंट्री किसी और चीज को मानेगी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन उनकी कंट्री कैसी है, क्या उनका पॉलिसी है, कैसी उनकी डेमोक्रेसी है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। एंड वन डेफिनेशन क्विकली रिप्लेसेस अनदर, ठीक है। तो जो भी डेफिनेशन होगी हर किसी की कंडीशन के हिसाब से होती है। अब हमारे लिए इसने बोला है कि देखो ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क जो होते हैं ना, कैन बी एज स्मॉल, जैसे कि एक्सटॉर्शनिस्ट हो गए एक स्मॉल एरिया में, और बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि इन्वॉल्व और ऑपरेट करना इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स को, जो कि इंगेज है एक्टिविटीज में, जैसे कि ड्रग्स से लेके आर्म्स ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। ये सभी ऑर्गेनाइज क्राइम में ही आता है। जो रिलेशनशिप है टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम के बीच में वो काफी कॉम्प्लेक्स है, मल्टी डायमेंशनल है, और रिजल्ट करता है सीरियस सिचुएशन में, थ्रेटन करता है नेशनल पीस को, सिक्योरिटी को और इंटरनेशनल हार्मनी को, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें मतलब है ना कि देखो इसमें भी अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो बना सकते हो कि ऑर्गेनाइज क्राइम जो है ना वो हर किसी चीज से लिंक है, ठीक है। वो टेररिज्म से लिंक्ड है, वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग से लिंक्ड है, वो आर्म्स ट्रैफिकिंग से लिंक्ड है, देन यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग से भी लिंक्ड है। ये सारी चीजें आपस में क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम की वजह से जुड़ जाते हैं। आप ऐसे सर्कल भी क्रिएट कर सकते हो इसका। ये जो डायग्राम्स में बता रही हूँ ना उनको प्लीज नोट कर लिया करो, आप जब आंसर में बनाओगे ना एनरिचमेंट हो जाएगा काफी आपका। देन रिलेशनशिप बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम काफी कॉम्प्लेक्स है और काफी मल्टी डायमेंशनल है, रिजल्ट करता है सीरियस सिचुएशन में, थ्रेटनिंग नेशनल पीस, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल हार्मनी। अब हम आते हैं फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम उत्तर प्रदेश में। बेसिकली ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रो कर रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिमांड इलीगल गुड्स के लिए, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में इलीगल गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है यहाँ पे, जैसे कि ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रेड, ठीक है, एंड एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ का ट्रेड, ड्रग्स एक्सेट्रा। जैसे आप देखते हो ना अब तो न्यूज आती है बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे, कभी कभी जब चेकिंग होती है कस्टम्स के द्वारा कि कहीं बहुत ही वल्नरेबल स्पीसीज निकले, रेयर स्पीसीज निकले, लोग बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, वेनम्स है, स्नेक वेनम्स वगैरह, उनको कैरी करते हैं, ठीक है। वो भी एक तरीके से एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ का ट्रैफिकिंग होता है। जोग्राफिकल टेरेन्स एंड बाउंड्रीज, ठीक है, ये भी फैक्टर्स हैं कि कहीं पर टेरेन अगर टफ है, बाउंड्री अगर पोरस है, तो वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम का ग्रोथ फैक्टर है। ग्लोबलाइजेशन, देखो ये भी एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा है, इट हैज कनेक्टेड द होल वर्ल्ड ऑल टुगेदर, सबके पास सब चीजों का एक्सेस हो गया है, ठीक है। अगर आप भी आज यूट्यूब पे पढ़ पा रहे हो तो क्यों पढ़ पा रहे हो, ग्लोबलाइज्ड हो गया है सब कुछ, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन आपको न्यू अपॉर्चुनिटी देता है एंड मार्केट देता है इन ग्रुप्स को, तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम जो है बढ़ा पाते हैं आगे। देन नेक्स्ट वी हैव अनहोली अलायंस बिटवीन पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड क्रिमिनल्स, ठीक है। तो अलायंस हो गया है भाई पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, क्रिमिनल्स के बीच में। तो जब ये सब आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो भी क्या होगा, ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क बनेगा। और हमारा जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही क्रिमिनलाइज हो गया है, तो इसकी वजह से ना ऑर्गेनाइज क्राइम और बढ़ता है, जैसे कि सैंड माइनिंग, एक्सटॉर्शन एक्सेट्रा। यूपी में तो आप बहुत देखते हो सैंड माइनिंग के कितने केसेस है, जिसमें बहुत सारा आप देखते हो कि पॉलिटिक्स से कनेक्टिविटी निकल ही आता है कहीं ना कहीं। रिटर्न्स जो होते हैं बहुत हाई है एज कम्पेयर टू रिस्क फैक्टर। देन
इंडिया की प्रॉक्सिमिटी ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन, ठीक है, जैसे हमारा वेस्ट का गोल्डन क्रेसेंट, ईस्ट का गोल्डन ट्रायंगल। जब आप ऐसे मैप बनाओगे ना इंडिया का, अभी मैं थोड़ा खराब सी बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप गोल्डन ट्रायंगल दिखा सकते हो। देखो ट्रायंगल आपका इधर है वेस्ट में, ये वेस्ट में आपका गोल्डन क्रेसेंट है इधर, और यहाँ पे ईस्ट में आपका गोल्डन ट्रायंगल है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आई थिंक ज्यादा ऊपर बनाया, इधर बनेगा नीचे की तरफ, यहाँ नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना, गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल से हमारा प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से भी हम काफी ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए वल्नरेबल हो रखे हैं। प्रिवेलिंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश में, अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स याद रखिएगा अगर ग्रोथ फैक्टर पूछेगा। देन ऑर्गेनाइज क्राइम को आप 2 कैटेगरीज में ना क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे बॉटल लेगिंग, ठीक है, सॉरी बूट लेगिंग, नॉट बॉटल लेगिंग, बूट लेगिंग, बेटिंग, डकैती, गैम्बलिंग एक्सेट्रा, ये सब ट्रेडिशनल है जो पहले से होते आ रहे हैं। नॉन ट्रेडिशनल क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, नया तरीका हो गया है ना ये, सर्कुलेशन फेक करेंसीज का, हवाला ट्रांसफर एक्सेट्रा। देन ऑर्गेनाइज क्राइम के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला ड्रग ट्रैफिकिंग होता है। जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो एंगेज करते हैं इन दी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल ड्रग्स, जैसे कि कोकेन, हेरोइन, मरीजाना, सिंथेटिक ड्रग्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स जो होते हैं हमारे, वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं। ये ऑफन ऑपरेट करते हैं नेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस, यूजिंग कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स इवेट करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट को। देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इन्वॉल्व करता है इलीगल ट्रेड ह्यूमन बीइंग का बहुत सारे पर्पस के लिए, फोर्स लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, ट्रैफिकिंग ऑर्गन्स का। ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम ग्रुप्स होते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को डिसेप्शन का इस्तेमाल करके, कोएशन, वायलेंस, ठीक है, टू कंट्रोल देम। आर्म्स ट्रैफिकिंग में ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क जो होते हैं स्मगलिंग और इलीगल ट्रेडिंग करते हैं फायर आर्म्स का और वेपन्स का। देन ये एक्सप्लॉइट करते हैं वीक रेगुलेशंस को एंड सप्लाई करते हैं वेपन्स इंडिविजुअल्स को एंड ग्रुप्स को जो भी इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में, टेररिज्म में और कॉन्फ्लिक्ट में। मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें क्या है आपको पता है, इसमें लेगिटिमाइज करेगा इलीगली ऑब्टेन फंड्स को क्योंकि उनके ओरिजिन को कंसील करेगा। ऑर्गेनाइज जो क्राइम ग्रुप्स होते हैं वो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कन्वर्ट करने के लिए प्रोसीड्स ऑफ इलीगल एक्टिविटी को लीगल एसेट्स, मतलब जो भी पैसा इलीगल तरीके से आया उसको लीगल एसेट में कन्वर्ट करने के लिए ये टेक्निक्स यूज करते हैं। मेकिंग इलिसिट फंड्स, जो चैलेंजिंग होते हैं ट्रेस करने के लिए, मतलब ऐसे फंडिंग ये दिखाएंगे जो आप ना ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। साइबर क्राइम, इसमें ऑर्गेनाइज जो क्रिमिनल नेटवर्क से एंगेज करते हैं बहुत तरीके के साइबर क्राइम में, इंक्लूडिंग हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, रैंसमवेयर अटैक्स, स्कैम्स। ये एक्सप्लॉइट करते हैं वल्नरेबिलिटीज को डिजिटल सिस्टम्स में कैरी आउट करने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज को एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स को। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी वल्नरेबिलिटीज डिजिटल सिस्टम में थी उसी का एक्सप्लॉइटेशन करके इलीगल एक्टिविटीज कैरी आउट की जाएंगी और फाइनेंशियल फ्रॉड हमारे साथ कर दिया जाता है। देन ऑर्गेनाइज थेफ्ट, इसमें क्या होता है, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ना एंगेज करते हैं ऑर्गेनाइज थेफ्ट में, जिसमें आपकी एक्टिविटीज आती है जैसे कि कार थेफ्ट, ठीक है, थेफ्ट ऑफ हाई वैल्यू गुड्स, कार्गो थेफ्ट या आर्ट थेफ्ट, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ये टारगेट करते हैं बिजनेसेस को, वेयर हाउसेस और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को इन थेफ्ट को कैरी आउट करने के लिए। एक्सटॉर्शन एंड प्रोटेक्शन रैकेट्स में क्या होता है, ये एक्सटॉर्शन कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं मनी या वैल्यूएबल्स इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस से, कम्युनिटीज से, इन एक्सचेंज के आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा और टू प्रिवेंट हार्म, कि आपका हार्म नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है, प्रोटेक्शन मनी माना जाता है। देन ये फियर, इंटिमिडेशन, वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं अपने डिमांड्स को एनफोर्स करने के लिए। काउंटरफीटिंग क्या होता है, ये जो नेटवर्क्स हैं प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं काउंटरफीट करेंसी, मतलब फेक करेंसी को। काउंटरफीट प्रोडक्ट्स जैसे कि लग्जरी गुड्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गए एंड फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये एक्टिविटीज अंडरमाइन करती हैं इकोनॉमी को एंड हार्म करते हैं लेजिटिमेट बिजनेसेस को। ऑर्गेनाइज फ्रॉड में क्या होता है, ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ फ्रॉड में, जिसमें हमारा इंश्योरेंस आ जाता है, क्रेडिट कार्ड आ जाता है, इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर फ्रॉड है। ये मैनिपुलेट करते हैं सिस्टम को एंड डिफ्रॉड इंडिविजुअल्स को और इंस्टीट्यूशंस को गेन करने के लिए फाइनेंशियल गेन को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इलीगल गैम्बलिंग, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स जो होते हैं ना इलीगल गैम्बलिंग ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड कसिनो, स्पोर्ट्स बेटिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स। देन दे प्रॉफिट फ्रॉम दीज एक्टिविटीज बाय इवेडिंग रेगुलेशंस एंड एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबल इंडिविजुअल्स। तो ये क्या करेंगे, ये
रेगुलेशंस इवेट करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को, तो वहां से प्रॉफिट क्रिएट करेंगे। फिर अब आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं? दोनों ही रिक्रूट करते हैं मेंबर्स मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप से, ठीक है, जो फ्यूल्ड होंगे सोशल या पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन से। दोनों लॉ में पनिशेबल होते हैं। ये इलीगल एक्टिविटीज ऑफन इन्वॉल्व करती हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को मिसयूज करना, डेवलपमेंट एंड नोवल हाईटेक फॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी करना। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट बोथ फॉलो करते हैं रिगरस प्लानिंग को एंड प्रिपरेशन को इलीगल एक्टिविटीज के लिए। देन डिफरेंस क्या है इनके बीच में? आपने ये लिख दिया कि इनका सिमिलैरिटी क्या है, फिर आप डिफरेंस देखो। ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म जो होता है, इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम में मेंबर्स जो होते हैं बिलीव्ड होते हैं टू एक्ट टू ऑब्टेन पर्सनल क्रिमिनल गेन, ठीक है, उनको खुद से कुछ चाहिए, पर्सनल गेन चाहिए। लेकिन टेररिस्ट जो होते हैं, टेररिज्म में इनका एम ऑफ टेररिस्ट कलेक्टिव होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम एम करता है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट जो को एग्जिस्ट करती है पैरेलल में विद द करंट गवर्नमेंट। जो गोल ऑफ टेररिज्म होता है ना, वो ओवरथ्रो होता है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को हटाने के लिए, ठीक है। वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको हटाओ, ये स्टैब्लिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, ये हटाना चाहते हैं। देन देयर आर 3 मोर डिफरेंसेस। ऑर्गेनाइज क्राइम प्रेफर करता है कि वो नॉन वायलेंट रहेगा डिस्पाइट इट्स पेक्युलर मेजर्स ऑफ मिलिटेंसी, मतलब कुछ कुछ मेजर्स ऑफ मिलिटेंसी यूज करेंगे, बाकी ये नॉन वायलेंट होता है क्योंकि उनको तो स्टील करने से मतलब है ना, कि क्या चुराना है, कैसे डिमांड करना है। टेररिज्म प्राइमरीली वायलेंस को एज अ मेथड यूज करता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स एंड मोटिव्स जो होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के, वो मोस्टली इकोनॉमिक होते हैं। और टेररिज्म में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक पॉलिटिकल गोल्स, ये पॉलिटिकल गोल्स से रिलेट करता है। ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिमिनल एक्ट्स। कभी सुना किसी ऑर्गेनाइज क्राइम ने बोला हमने ये चोरी करवाई थी या हमने ये मर्डर करवाया था? ऐसा नहीं है, ठीक है। टेररिज्म में प्रोहिबिटेड एंड सोशली अनएक्सेप्टेबल मीन्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं टेररिस्ट एक्ट को कैरी आउट करने के लिए। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी कराने के लिए। उनके लिए तो एक तरीके से ना इट्स अ फेम कि वो कहीं पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कराएंगे तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करेंगे कि हमने कराया था, ठीक है। आगे देखो, रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के बीच में? फंडिंग एंड फाइनेंशियल एड। ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स जो होते हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, इनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को सस्टेन कर सके। देयर मे बी इंस्टांसेस जहां पे ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स ना फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे टेररिस्ट ग्रुप्स को, कि भाई ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है ये फंड कर रहा है किसी टेररिस्ट ग्रुप को, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी और एक्सेस टू स्पेसिफिक रिसोर्स। ये इनको क्या देंगे वापस में? सिक्योरिटी या कोई रिसोर्स देंगे। देन ये इन्वॉल्व करेगा मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, इलीगल ट्रेडिंग, अदर लीगल फाइनेंशियल जो है इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। देन कोऑपरेशन, इलीगल एक्टिविटीज में दोनों कोऑपरेट भी करेंगे। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स होते हैं एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कोऑपरेट कर सकते हैं या एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एक दूसरे के नेटवर्क्स को, एक्सपर्टीज को कैरी आउट करने में, इलीगल एक्टिविटीज को। ये जो एक्टिविटीज हैं इसमें आता है आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कोऑपरेशन एरियाज में ये प्रोवाइड करेगा टेररिस्ट को रिसोर्सेज के साथ में एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट के साथ में नीडेड टू कैरी आउट अटैक। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये आर्म्स ट्रैफिकिंग वगैरह, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब करके क्या करेंगे, इनको रिसोर्सेज देंगे, सपोर्ट देंगे और अटैक कैरी आउट करने के लिए। फिर आते हैं एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस। जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है एंड टेररिज्म होता है, ये उन एरियाज में थ्राइव कर सकता है जहां पे गवर्नेंस वीक है, करप्शन है, सोशो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जो क्रिमिनल नेटवर्क्स होते हैं ना वो एडवांटेज लेते हैं ऐसी कंडीशंस का, उनको तो पता ना करप्शन है यहाँ पे, इंस्टेबिलिटी है तो फायदा मिलेगा। ये एक प्रेजेंस अपना स्टैब्लिश करेंगे और सपोर्ट करेंगे टेररिस्ट ग्रुप्स को और फैसिलिटेट करेंगे उनके ऑपरेशंस को। देन रिलेशनशिप क्या है इन रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन। कुछ केसेस में इंडिविजुअल्स जो इन्वॉल्व है ना ऑर्गेनाइज क्राइम में वो ससेप्टेबल हो सकते हैं टू रिक्रूटमेंट बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब बेसिकली जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज क्राइम में थे, ठीक है, अब जरूरी मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई वो रिक्रूटमेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूट कर ले, ठीक है, वो वल्नरेबल है उस चीज के लिए क्योंकि शेयर्ड ग्रीवांसेस है, उनके ग्रीवांसेस भी सेम है, आइडियोलॉजीज सेम है, पर्सनल सर्कमस्टांसेस सेम हो सकते हैं, जिसकी वजह से पर्सन जो है जिसके नीड टू पर्सन विद क्रिमिनल बैकग्राउंड गेटिंग इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटी। सोचो वो क्राइम कर रहा था सिर्फ, कि इसके बाद ये क्या करेगा, टेररिज्म फैलाएगा, ठीक है। देन साइबर क्राइम एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज करते हैं साइबर क्राइम में और एडवांटेज लेते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का।
निफारियस एक्टिविटीज के लिए। वही ना कि इनके बीच में साइबर क्राइम और टेक्निकल कोऑपरेशन अगर हो गया तो ये और भी ज्यादा जो है निफारियस एक्टिविटीज कर सकते हैं। कोऑपरेशन इस स्कोप में इंक्लूड करता है कि वो हैकिंग टेक्निक शेयर कर सकते हैं। अब वही टेररिस्ट जो है वो इतना ट्रेंड तो है नहीं या टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है, क्या पता ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम कर रहे हैं वो इनको पूरी टेक्निक सिखाएं। ठीक है, ऑब्टेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और यूजिंग साइबर स्पेस रिक्रूटमेंट के लिए और प्रमोशनल पर्पस के लिए। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मेजर्स क्या हैं ऑर्गेनाइज क्राइम से डील करने के लिए। अब देखो पहला क्या है, यूपी सीओसी है। ठीक है, यूपी कोका कह सकते हो उसको, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2017। ये एक लॉ है, इनैक्ट करा गया स्टेट ऑफ यूपी के द्वारा इंडिया में 2017 में, टू कम्बैट ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म। ठीक है, ताकि हम ऑर्गेनाइज क्राइम को रोक सके और टेररिज्म को रोक सके। फीचर्स पे आते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। पहला है लैंड ग्रैब, गवर्नमेंट एंड नॉन स्टेट प्रॉपर्टी, इलीगल माइनिंग, मैन्युफैक्चर एंड सेल इलिसिट ड्रग्स का, इलिसिट लिकर का, मनी लॉन्ड्रिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग सिंडिकेट, हफ्ता कलेक्शन, मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर, व्हाइट कॉलर क्राइम्स एक्सेट्रा। अंडर यूपी कोका, अच्छा ये सारे ही क्राइम इसमें फीचर्स में आपको बताया कि कौन सी चीजें इसमें कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, माइनिंग हो, सेल मैन्युफैक्चर हो, लिकर कांड, मनी लॉन्ड्रिंग हो, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हो, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ये सारी चीजें इसमें आते हैं। यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस हैं जो इसके अंदर डिफाइन करे गए हैं। पहला, यूपी को का लॉ कैन गिव पुलिस स्पेशल पावर्स टू अरेस्ट क्रिमिनल्स एंड मेंबर्स ऑफ क्राइम सिंडिकेट्स। ये स्टेट के पास राइट होता है कन्फिस्केट करने के लिए प्रॉपर्टी उन लोगों का जो अरेस्ट करे गए हैं आफ्टर टेकिंग द कंसेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, जो सेटअप करा गया इन केसेस को ट्राई करने के लिए। प्रॉपर्टी अक्वायर्ड थ्रू इलीगल एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, वो भी कन्फिस्केट की जा सकती है। हम देखते हैं यूपी में बहुत सारे केसेस में हुआ था कि जिन क्रिमिनल्स को, मतलब जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे उनको पकड़ा गया था तो उनकी प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट कर लिया गया था, क्योंकि जो इनका लॉ है वो ऐसा कहता है। देन प्रॉपर्टीज जो अक्वायर करी गई हैं, ठीक है, वो कॉन्फिस्केट होंगी। देन इफ कन्विक्टेड ऑफेंडर्स को मिनिमम जेल टर्म 3 साल का होगा, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी हो सकता है। अरेस्ट के बाद अक्यूज को बेल नहीं दी जाएगी फॉर 6 मंथ। ठीक है, क्योंकि वो ना बेल पे बाहर आ जाएगा, फिर कुछ ना कुछ करके तो वो बाहर आ ही जाएगा, अपने खिलाफ प्रूफ खत्म कर देगा। तो 6 महीने की बेल, मतलब 6 महीने के पीरियड में बेल नहीं मिलेगी। एसटीएफ, ये स्पेशल टास्क फोर्स है, अभी ऊपर पढ़कर आए थे। गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड एसटीएफ बनाई है डील करने के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम से। ये जो स्पेशलाइज यूनिट है इसमें हाईली ट्रेन्ड पुलिस पर्सनल होते हैं जो वर्क करते हैं टुवर्ड आइडेंटिफाइंग एंड एप्रीहेंडिंग मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क्स। ठीक है, आइडेंटिफाई और एप्रीहेंड करते हैं उन मेंबर्स को जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क्स में इन्वॉल्व हैं। देन उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये 2020 में बनाई गई थी सितंबर में, प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट्स को, मेजर रिलीजियस प्लेसेस को, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट को। ठीक है, ये रिसेंट है तो प्लीज ये तो आप मेंशन कर ही देना जब पूछा जाएगा। फर्स्ट जो बटालियन था यूपी एसएसएफ का, वो डिप्लॉय करा गया था सिक्योरिटी ऑफ मेट्रो में, लखनऊ में। फिर स्पेशल कोर्ट्स एंड फास्ट ट्रैक ट्रायल्स हैं टू एक्सपेडिट द जुडिशियल प्रोसेस एंड इंश्योर करने के लिए स्पीडी जस्टिस को। गवर्नमेंट सेटअप कर सकता है स्पेशल कोर्ट्स को और डेजिग्नेट कर सकता है स्पेसिफिक कोर्ट्स को, ताकि वो हैंडल करे केसेस जो रिलेटेड हैं टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। फास्ट ट्रैक जो ट्रायल्स है हेल्प करते हैं टाइमली प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल्स में, जो इन्वॉल्व करता है मतलब गिव करता है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डेटरेंस का। बेसिकली ना डेटरेंस दिखाना भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से एक डेटरेंस का मैसेज जाएगा। कन्फिस्केशन ऑफ इलीगल एसेट, जो गवर्नमेंट है फोकस कर रही है कॉन्फिस्केट करने में एसेट्स और इनकम को जो इन्होंने इलीगल एक्टिविटीज से डेराइव करे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से डेराइव करे हैं। इसमें आप फ्रीज कर सकते हो उनका एसेट, बैंक अकाउंट, इलीगल एक्शन मतलब टेक कर सकते हो लीगल एक्शन इंश्योर करने के लिए क्रिमिनल्स प्रॉफिट ना करें इलीगल एक्टिविटीज से। कोऑर्डिनेशन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में किया जा रहा है। यूपी गवर्नमेंट एम्फसाइज कर रहा है कोऑर्डिनेशन बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में, जिसमें पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। ये जो है हेल्प करेगा इनका कोऑपरेशन, ये जो कोऑपरेशन हेल्प करेगा कि आप इनका इंटेलिजेंस शेयर करो, रिसोर्सेज को पूल करो, कंडक्ट करो जॉइंट ऑपरेशंस को टारगेट करने के लिए ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क्स को। देन strengthening law and order, the government focuses on improving state का overall law and order situation. This includes strict enforcement existing laws का, increased police presence sensitive areas में, proactive measures to prevent and deter organized criminal activities. Then है हमारा effective use of technology.
गवर्नमेंट लेवरेज कर रहा है टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट कैपेबिलिटीज को। ये इंक्लूड करता है यूजिंग सर्वेलेंस कैमरास, सीसीटीवी नेटवर्क्स, एडवांस्ड एनालिटिक्स एंड डेटा ड्रिवन अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई पैटर्न, कलेक्ट एविडेंस एंड ट्रैक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज। ठीक है, देन कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस, गवर्नमेंट एनकरेज करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कॉम्बैट करने के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम को। ये इंक्लूड करता है प्रमोट करना कम्युनिटी पॉलिसिंग इनिशिएटिव्स को, एनकरेज करना रेसिडेंट्स को कि आप रिपोर्ट करो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी अगर होती है, क्रिएट करो अवेयरनेस प्रोग्राम्स करो एडुकेट करने के लिए पब्लिक को अबाउट द डेंजर्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ यूपी कोलैबोरेट करेगा नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ में, एक्सचेंज करेगा इंटेलिजेंस को एंड कोऑर्डिनेट करेगा एफर्ट्स को कॉम्बैट। ठीक है, इसमें आप बस ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट करना है एफर्ट्स को, कॉम्बैट करना है ऑर्गेनाइज क्राइम को। ये इंक्लूड करता है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन या इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, स्टैब्लिश करना चैनल को कोऑपरेशन के लिए एंड एक्स्ट्राडिटिंग वांटेड क्रिमिनल्स। ठीक है, देन ये नेसेसरी है to emphasize that not all organized crime groups are involved in terrorism and not all terrorist organizations are involved in organized crime activities। यहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है इन्होंने कि देखिए ये भी जरूरी है जानना कि सारे जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं ना वो टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, ग्रुप्स जो होते हैं, और सारे टेररिस्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज क्राइम्स में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है लिंकेज हो सकता है नहीं हो। एक्सटेंट एंड नेचर इनके रिलेशनशिप का बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक लोकल डायनेमिक्स क्या है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है। टू इफेक्टिवली address organized crime and terrorism, law enforcement agencies, intelligence services and policy makers need to strengthen coordination। ताकि अगर हमें address करना है organized crime और terrorism को तो हमारी law enforcement agencies को, intelligence services को and हमारे पॉलिसी मेकर्स को कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने की जरूरत है, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को अडॉप्ट करने की जरूरत है जो टारगेट करेगा बोथ क्रिमिनल नेटवर्क्स एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। इसमें इंक्लूड करता है डिस्टर्ब करना फाइनेंशियल फ्लोज, आप उनका फाइनेंशियल फ्लो रोको। ठीक है, एनहांस करो बॉर्डर सिक्योरिटी को, शेयर करो इंटेलिजेंस को, एनफोर्स करो स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क को, प्रमोट करो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, एड्रेस करो अंडरलाइन कॉजेज रेडिकलाइजेशन के और क्रिमिनल एक्टिविटीज के। ठीक है, नेक्स्ट अप व्हाट वी हैव, अब बस मैप है इसमें और उसके बाद हमारा माइंड मैप है, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ओके, देखिए मैप में क्या बताया है आपको, इंडिया का मैप दिया है, इसमें बस हाईली अफेक्टेड एरियाज बताए हैं। ओके, इसमें ना LWE अफेक्टेड एरियाज बताए हैं यूपी के, तो मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। हाईली अफेक्टेड एरिया देखो ये डार्क से बनाया है, इस रीजन में दिखाया है, ये हाईली अफेक्टेड एरिया है। ठीक है, ये भी हाईली है। मॉडरेटली अफेक्टेड यहाँ नहीं है, ये बिहार में है मॉडरेटली अफेक्टेड, और मार्जिनली अफेक्टेड एरिया जो है लाइट में, ये इतना कहीं दिखाया नहीं है। बाकी इंडिया का याद रखिए कि ज्यादा से ज्यादा अफेक्टेड कहाँ, ये वाला पोर्शन है। देखिए ये कौन कौन से इसमें स्टेट्स हैं, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, फिर यहाँ पे है कर्नाटक, केरला, थोड़ा सा तमिलनाडु, थोड़ा सा महाराष्ट्र। ठीक है, ये वाला बेल्ट ज्यादा है। देन माइंड मैप के थ्रू एक बार समराइज कर लेते हैं पूरा चैप्टर। देखिए इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे पहली चीज हमने पढ़ी एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म क्या थे वो पढ़े हमने। अब देखिए आप ये करते जब आप रिवाइज करेंगे ना, यू जस्ट मेक द माइंड मैप। ठीक है, आप चैप्टर पढ़िए या वीडियोस देखिए, उसमें से आपने पॉइंटर्स क्रिएट किए तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए आप बस माइंड मैप बनाइए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर जैसे आपने यहाँ पे ये लिखा है, इसके बाद या तो इसके नीचे पॉइंट छोड़ दो या ऐसे करके इसमें 3 या 4-5 पॉइंट के लिए जगह छोड़ो। जो आपने फैक्टर्स चैप्टर में पढ़े वो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, आपका पूरा चैप्टर ना एक पेज में कंसाइज हो जाएगा माइंड मैप बनाने में। मेजर्स जो पढ़े हैं कंट्रोल करने के लिए एक जगह पे ऐसे 4-5 पॉइंटर उसके, गवर्नमेंट के स्टेप्स, फिर उसको लिख लो। माइंड मैप में ही चैप्टर आपका समराइज कर लो। ठीक है, रोल ऑफ मीडिया, तो रोल जो पढ़ा है आपने उसको ऐसे 5-6 चीजों में लिख लो। रूल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, उसको इस तरीके से लिख लो। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस और उनका मैंडेट अभी पढ़ा, उसको यहाँ पे लिख लो। ऐसे इसमें आप ITBP, ठीक है, BSF, ये सब लिख सकते हो। सिक्योरिटी चैलेंजेस उनका मैनेजमेंट, उसमें भी सेम पॉइंटर्स लिख लो, तो आपका माइंड मैप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है, द चैप्टर इज ओवर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।